नमस्कार। मैं सतीश झा बॉस्टन से देश प्रदेश में आपका स्वागत है। अब पिछले हफ्ते एक खबर आई कि भारत सरकार ने तय किया है कि ओवरसीज इंडियन जिनको कि ओसीआई कार्ड दिया जाता है, ओवरसीज सिटीजन्स आइडेंटिटी कार्ड देते हैं ऑफ इंडिया करके, उससे एक माहौल बना था कि वो जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं उनको हम करीब करीब भारतीय होने का दर्जा देंगे, उनको जोड़ेंगे। उस पे उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं, कुछ बदलाव ला रहे हैं। सरकार एक जमाने में उनको, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, कोर्ट कर रही थी, उनके साथ काम करना चाहती थी। और अब लग रहा है कि कुछ किसान आंदोलन के बाद या पिछले 6-7 साल के जो अनुभव हुए उसके बाद शायद देश का नेतृत्व चाहता है कि उस रिश्ते को फिर से एक नई दिशा दी जाए। मैं आपको ध्यान दिलाऊं, 1980 के आसपास एक मूवमेंट चला था एनआरआई को लेकर के। एनआरआई वो है जो नॉन रेजिडेंट इंडिया है, जो भारतीय मूल के लोग जिनके पास भारत का पासपोर्ट है और विदेश में रहते हैं, उनको हम एनआरआई कहते हैं, अगर वो 6 महीने से ज्यादा रहें तो भारत सरकार कहती है कि जो भारतीय मूल के लोग, इनके पास भारत का पासपोर्ट है, वो एनआरआई हैं, और जिनके पास भारत का पासपोर्ट नहीं है उनको वो ओसीआई कार्ड देते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक। तो दोनों का जो एक अर्थ है वो टैक्स के लिए कुछ है, कुछ रिश्तों के लिए है। तो 1980 के आसपास जब बात शुरू हुई, जब भारत के मूल के कुछ लोग अमेरिका में ज्यादा प्रभावी हुए, उनका आने का मन हुआ वापस, उन्होंने बात करना शुरू की अपने नेताओं के साथ, बात मीडिया में आई, और ये एक निष्कर्ष निकला कि जो जो भारत की मूल के लोग बाहर रहते हैं वो कुछ काम करना चाहते हैं भारत में आकर के, रिटायर हो गए हैं, अब उनके पास अगले जो 15-20-25 साल जो उनका वानप्रस्थ आश्रम है उसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वो माहौल बना धीरे धीरे, लेकिन उसकी जो एक तरह से अभिव्यक्ति और पॉलिसी के तौर पर मिली वो नरसिम्हा राव के जमाने में मिली, जब भारत के पास पैसे नहीं थे, बैंकरप्ट होने की हालत आ गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन एक एकाएक भारत को देने का फैसला किया, फिर आईएमएफ ने सपोर्ट किया। उसके बाद से नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने हमारी नीतियों को एक नई दिशा देना शुरू किया। हम मानते थे एक जमाने में कि हम समाजवादी हैं, राज्य जो हमेशा पहल करेगा भारत के विकास में। अब दिशा बदलना शुरू हुई कि नहीं, भारत के नागरिक पहल करेंगे, अंत जो हमें हमारे व्यापारी हैं वो करेंगे, जो उद्यमी लोग हैं वो करेंगे, और एक दिशा बनी उद्यम को एक नई जगह पर ले जाने की। एक समय में हमारे परिवारों में अगर कोई कहता मैं बिजनेस करूंगा, उसे लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। तो धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बना कि उद्यम को एक प्रतिष्ठा मिली देश में, और उसमें जोड़ने में जो भारत मूल के लोग बाहर रहते थे उनकी एक बड़ी भूमिका थी। अगर आप सिर्फ गणित को देखें, जो हमारी जो स्टैटिस्टिक्स देश की है, तो अगर हम 2% जो विश्व का जो व्यापार है उतना हम मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स भेजते हैं बाहर, एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर से मंगाते हैं, वो करीब 2% है दुनिया के व्यापार का। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं भारत के हर साल, और वो उनकी आमदनी जो देश में आती है वो करीब दुगनी है। तो 1.87% अगर गुड्स का व्यापार होता है तो 3.5% होता है एक्सपोर्ट हमारे लोगों का, जो लोग बाहर जा काम करते हैं और वहां से पैसे भेजते हैं, वो चाहे मिडल ईस्ट में हो या यूरोप में हो या भारत में हो। लेकिन ये लोग भारतीय मूल की, ये लोग ज्यादातर एनआरआई हैं जो कितना करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आता है उसमें ओसीआई के लोगों की बहुत भूमिका होती है, क्योंकि ये लोग बाहर बसे हुए भारतीय हैं। और एक दूसरी स्टेटिस्टिक्स हमें याद रखनी चाहिए कि 140 करोड़ भारतीय आज की तारीख में 2020 में उन्होंने $2 ट्रिलियन यानी कि 2000 बिलियन, और अगर रुपए में देखें तो उसको आप 70 से गुणा कर लीजिए, तो वो करीब 2000 गुणा 70, जो भी 14 लाख करोड़ के आसपास, जो हमारी 15 लाख करोड़ के आसपास जो हमारी राष्ट्रीय आमदनी है,
उतनी ही आमदनी 5 करोड़ भारतीय मूल के लोग जो बाहर रहते हैं वो भी हर साल उसको आप जो भी कहें उतनी आमदनी उनकी होती है, करीब $2 ट्रिलियन 5 करोड़ लोग कमाते हैं भारतीय मूल के, और $2 ट्रिलियन 140 करोड़ लोग कमाते हैं भारत में रहने वाले भारतीय। तो यानी कि दोनों की उत्पादकता में थोड़ा फर्क है, करीब 28 गुने का फर्क है। उसको मान लीजिए अच्छे समय मान लीजिए 25 गुना कर दीजिए, 30 गुना कर दीजिए समझने के लिए। लेकिन जो भारतीय देश में काम करते हैं और जो विदेश में काम करते हैं उनकी आमदनी में करीब 25 गुने का फर्क मान लीजिए आप। तो उनके पास जाहिर है कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो जिसका जिसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्ट रेट भी हमारे अच्छे थे, कुछ नीतियां बनी ऐसी कि उन्होंने देश में पैसा लगाना शुरू किया। इन सबसे एक ऐसा माहौल बना कि उनको जोड़ा जाए, उनकी आमदनी अगर भारत में इन्वेस्ट हो, उनकी सेविंग्स जो उनकी बचत है उसका इन्वेस्टमेंट देश में हो, तो शायद हमारी तरक्की अच्छी होगी। 1990 के बाद जो भारत की आर्थिक तरक्की हुई उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 3% जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कही जाती थी, राजकृष्णा साहब हमारी योजना आयोग के सदस्य थे, अर्थशास्त्री थे, बहुत ही आर्टिकुलेट अर्थशास्त्री थे। उन्होंने एक शब्द बनाया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, कि भारत की अर्थव्यवस्था 15, 20, 25 साल से 1960 से 80 तक करीब 3% के आसपास, 2.5-3% चलती रही। अगर हमें तरक्की करनी है और हमारी आबादी की दर 2% है, तो हमें 2.5-3% से हमारा काम नहीं चलने वाला था, हमें 10% की ग्रोथ चाहिए। चाइना 10% कर रहा था। देश को कैसे ले जाए उस पे मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार ने जो नीतियां बनाई, उनसे ये तय हुआ कि अगर हम विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को जोड़ें तो शायद कुछ आगे बात बढ़ेगी। और सब मिला के उसका असर पड़ा 10 साल बाद जो दोबारा मनमोहन सिंह की सरकार बनी। उस समय जो आपने देखी जो आर्थिक विकास की दर थी 7, 8, 9%, और लोग उम्मीद करते थे शायद 10 हो जाएगी, वो कभी हुई नहीं। और फिर 14 में नरेंद्र भाई की सरकार आई, तब से हमारी विकास दर गिरती चली जा रही है, वो अलग बात है। लेकिन एक जो नया नजरिया मिला हमें देखने का कि जो भारतीय मूल के 5 करोड़ लोग विदेश में रहते हैं और उतना ही कमाते हैं जितना 140 करोड़ भारत में रहने वाले, तो उसका हमें कुछ ना कुछ को जोड़ना चाहिए इस तरह से कि हम दोनों को अगर बराबर देखें तो अपने आप में एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की बन जाती है। अगर भारतीय मूल के लोगों को जोड़ना शुरू कर दें हम, तो भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। लेकिन जो ओसीआई की जो स्कीम बनी उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको एक कार्ड देंगे, पासपोर्ट पे भी एक ठप्पा लगाएंगे और उसके साथ एक कार्ड भी देंगे। उस कार्ड में जो नंबर होगा उसका उसका मिलान पासपोर्ट वाले नंबर से होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाई कि सिर्फ कार्ड से काम नहीं चलेगा, कार्ड भी हो पासपोर्ट भी हो। अगर आपने पासपोर्ट बदल दिया तो आपको कार्ड बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब वो 2 नंबर मिलेगा नहीं ठीक ठाक। तो जब तक कार्ड का नंबर पासपोर्ट पे ना हो और पासपोर्ट का नंबर कार्ड पे ना हो, वो कार्ड वैलिड नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में इनकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे विदेश में अमेरिका में देखिए, मेरी गाड़ी में जो नंबर प्लेट है उस पर एक छोटा सा लगाते हैं निशान कि उसमें वो कब तक वैलिड है। हर 2 साल रिन्यू करना पड़ता है। अगर हमने ऑनलाइन कर लिया, हमारे पास उसका निशान नहीं लगाया, और जो अगर जांच करने वाला जो पुलिस का जो भी कांस्टेबल होगा या अफसर होगा देखेगा, उससे मुझसे पूछते नहीं आएगा। वो अपने आप उसमें एक क्या कहते हैं बार कोड से पढ़ लेगा उसको, और उसके पास वो सूचना आएगी जो कि रिकॉर्ड की गई है सिस्टम में, वो नहीं जो उसको दिख रही है। आज की तारीख में जो दिखता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सिस्टम है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जाहिर है कि अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के रास्ते से देखें तो हमें 2 कार्ड की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लेकिन आपको ये बताऊं कि मैंने कितनी कोशिश की पिछले 30 साल में, जो सिर्फ लैंडिंग कार्ड जो भारत का है वो कम से कम 15 बार बदला गया। उसकी शक्ल बदली, उसका आकार बदला, कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितने सवाल पूछे जाएंगे। दुनिया भर में अमेरिका का जो लैंडिंग कार्ड है वो मैंने 1984 पहली बार देखा, और 2020 में 21 में वही कार्ड है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। भारत का लैंडिंग कार्ड जो था, जो चाहे विदेश जाने के लिए, वहां से लौटने के लिए, अगर आप देखते
तो वो 15-20 बार बदल चुका है इसी दौरान, क्योंकि हम समझ नहीं पाते नीति कैसे बनाएं, हम समझ नहीं पाते कोई चीज कैसे आसान की जाए। हम हमको काम करना आता है, उसे आसान करना नहीं आता, उसे अच्छा करना नहीं आता, वो विश्व स्तर पे कैसे उसको बनाया जाए वो हम समझ नहीं पाते। तो खैर हमें 2 हिस्से हो गए ओसीआई कार्ड के। अब उसमें भी ये है कि जो 20 साल से कम की उम्र के हैं उनका एक एक तरह से उनके साथ व्यवहार होगा, 20 से 50 होंगे दूसरी तरह से, 50 के ऊपर तीसरी तरह से। तो ये उन्होंने इसको आसान करने की जगह कॉम्प्लिकेट कर दिया। नतीजा ये निकलता है, लोग पहुंचते हैं तो उन्हें कौन पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा है। कानून में एक बात ये है, अगर कानून नागरिक समझ नहीं पाते तो उसका पालन कैसे करेंगे? और अगर विदेश में लोग रहने वाले हैं, वो समझ नहीं पाते तो उसका पालन कैसे होगा? तो उसकी मुश्किल अंत में जो पासपोर्ट लेता है या ओसीआई लेता है, जो यात्रा करता है, उसको भुगतनी पड़ती है। क्या इसकी जरूरत है? ऐसा हो सकता है कि हम कोई ऐसा आसान तरीका निकालें। अब उसके ऊपर अब नए-नए सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हमें उनको भारत में किस तरह की छूट देनी चाहिए। अभी तक जो हमारी समझ थी, सबकी समझ थी, उसके हिसाब से सिर्फ सामाजिक, राजनैतिक और पत्रकारिता के अलावा और कुछ-कुछ रिसर्च के अलावा सब कुछ कर सकते थे और खेती-बाड़ी की ज़मीन आप नहीं खरीद सकते थे बिना परमिशन के और कुछ जगहों पे आपका आने-जाने पे रोक उतनी ही थी जितनी कि विदेशियों के लिए होती है। अगर आप अपने लोगों पे जिनका वहाँ परिवार है, जो जुड़े हुए हैं, जिनके जिनके बारे में आपको सारी सूचना मिली हुई है, जिनकी सारी सूचना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारे सिस्टम पड़ी हुई है, उन पर इतना विश्वास नहीं कर सकते, तो अब आप सोचिए उसके सामने भारत जो अमेरिका जिस तरह ट्रीट करता है, जो विदेश से आने वाले नागरिक हैं, जिनका कोई रिश्ता अमेरिका से नहीं है, जो सिर्फ यात्री हैं, एक बार आप अमेरिका की सीमा में चले गए, तो आपके अधिकार उतने ही होते हैं, जितने कि किसी भी अमेरिका के नागरिक के अधिकार हैं। राज्य आपके साथ उसी तरह पेश आएगा जैसे कि आप यहाँ के नागरिक हैं। ठीक है, आपको काम करने की सुविधा नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको दूसरी तरह का वीज़ा चाहिए या परमिशन चाहिए, लेकिन काम करने के अलावा जो भी चीज़ें एक आम आदमी को मिलती हैं, वो सब आपको मुहैया की जाएँगी। और यहाँ पे तमाम जो भारतीय मूल के लोग आए, उनके माता-पिता आके सोशल सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। उनके माता-पिता जो 60 बरस के ऊपर सीनियर सिटीज़न के सेवाएँ लेते हैं। तो अगर उस तरह आप देखें तो जो यहाँ की जो व्यवस्था, अमेरिका की व्यवस्था, जिस तरह से एक आम यात्री के साथ पेश आती है, भारत की व्यवस्था भारतीय मूल के ओसीआई के सर्टिफ़िकेट के बाद भी उतना नहीं देना चाहती भारतीय व्यवस्था। ऐसा क्यों है? इस पे तो देश को सोचना पड़ेगा। इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा हमारा जो भविष्य का जो रास्ता है। और अगर आप देखें कि अ, अभी चैलेंजेस क्या हैं? एनआरआई एनआरआई और ओसीआई में फ़र्क क्यों? एनआरआई को तो हमें मानना ही नहीं चाहिए क्योंकि एनआरआई भारतीय मूल के भारतीय नागरिक हैं, भारत के उनके पासपोर्ट लेके चलते हैं। उनको हम अलग तरह की श्रेणी क्यों दें? उनको हम भारतीय नागरिक क्यों नहीं मानते? उनके साथ साथ वही सुविधाएँ होनी चाहिए। सिर्फ़ एक फ़र्क होता है वोट देने का। भारत में ये जो कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी भारतीय मूल के लोग उनको जोड़ें, उससे देश की तरक्की होगी। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सरकार से कुछ मनमुटाव है, जो सरकार की नीतियों को नहीं मानते, जो हमारी नीतियों से थोड़ा अलग हैं। हम उनके साथ किस तरह पेश आएँ, जैसे एक एक नागरिक के साथ पेश आते हैं, किसी भी नागरिक के साथ, हमें उनके साथ कानून के तहत पेश आना चाहिए। उनके ऊपर यूएपीए लगाने की जो बात होती है, उससे विदेश में रहने वाले भारतीय सोचते हैं कि जो तमाम आवाज़ें उठ रही हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र पे हद के ऊपर चोट की जा रही है, वो उस तरह की भावना बैठने से ये होगा कि दोनों जो भारत के मूल के बाहर रहने वाले हैं, उनका जो एक लगाव है, वो थोड़ा-सा कुछ कम होगा। लगाव कम होगा तो उससे निवेश कम होगा, उससे जो एक आर्थिक रिश्ता बना हुआ है, उसमें कुछ अ, समस्याएँ आएँगी। तो अगर आप सिर्फ़ अमेरिका में जिस तरह की यात्री को एक तरह से देखा जाता है, उस तरह से भी देखें,
तो ओसीआई के लोगों के साथ भारत सरकार एक तरह से उससे भी बुरा बर्ताव करती है। ऐसा क्यों है? इसके लिए शायद विश्वास की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, या कहीं कोई एक हमारे में हम में एक कोई कमज़ोरी है या कोई भय है। कुछ न कुछ कोई ऐसी बात है जो हम अपने मूल के, अपने ही लोगों को उस तरह उनके साथ पेश आने नहीं देती जिस तरह की अमेरिका एक स्ट्रेंजर के साथ करता है, जो कि सिर्फ़ यात्री है उसके साथ करता है। तो यहाँ कहीं सोचने की ज़रूरत है। इस बात को जैसे 1980 के दशक में और 90 के दशक में नेताओं तक पहुँचाया गया, हमारी संसद में इसमें बहस हुई, हमारे जो पॉलिसी बनाने वाले लोगों ने इसको देखा, हमें फिर उन तक पहुँचानी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि हमें हर चीज़ को विकास के संदर्भ में देखना चाहिए, हमें भविष्य के संदर्भ में देखना चाहिए, आगे तरफ ले जाने की बात करनी चाहिए। अ, इसको अगर हम जोड़ें तो भारत की जो जो मोदी जी का सपना है, भारत की इकॉनमी को 5 ट्रिलियन करने का, चाहे 25 में जब भी हो, 3, 4, 5 साल में करने का, वो पूरा हो सकता है। उसे कैसे जोड़ें, हम उस तरह देखना शुरू करें। इस बात के साथ अगले शनिवार 5 बजे तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।